ग्लोब, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी क्या नहीं है? गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। किसको देखिए? ग्लोब को। ये देखो जो ग्लोब दिखाया गया है इसको आप ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल गोल भी नहीं है, ऊपर नीचे से क्या है? चपटी है, बीच में से उभरी हुई है और दोनों अक्षों पर क्या है? दोनों अक्षों पे टिकी हुई है। ये जो नीचे दिखाया गया तीर करके क्या है? ये अक्ष है। तो अक्ष कितने हैं? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कैसी दिखती है इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। चित्र 2.1 में दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की जानकारी आवश्यकता होती है। अगर अपने किसी की जानकारी मतलब अपने को करेक्ट जानकारी देनी हो तो कुछ बिंदु या रेखाओं के अपने को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा देश किस बिंदु पे और किस रेखा पर स्थित है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई दिखती है, जिस पे ये पृथ्वी टिकी हुई है, ग्लोब जो टिका हुआ है, इसे क्या कहते हैं? अक्ष। अब अक्ष तो आप समझ गए क्या होता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। हकीकत में ये नहीं होती। ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार एक अन्य भी है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अपना सामान्य परिचय हो गया। क्या हो गया? सामान्य परिचय। अब ये क्या कह रहा है? आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को उसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। यानी समझ गए ना कि जिस प्रकार पृथ्वी ग्लोब पे जैसे अपने काल्पनिक ग्लोब देखते हैं उसी प्रकार की आकृति करके आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है? ग्लोब समझ गए ना? ग्लोब पृथ्वी की क्या है? एक आकृति है, काल्पनिक आकृति बनाई गई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो आपने ग्लोब बनाया उसको 2 भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जो विषुवत रेखा है ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटेगी। उत्तरी जो भाग है उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी जो भाग है उसको दक्षिणी ध्रुव। ये 2 ध्रुवों में बांट देती है। 2 गोलार्ध इसके अपने मान सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और
दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक के स्थित सभी समानांतर वर्तों के अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब आपको पता लग गया ना कि जो बीचों बीच ग्लोब के जो रेखा खींची जाती है वो विषुवत रेखा है, उसको बीच में खींचेंगे तो ग्लोब दो भागों में बंट जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है कि अब इसके समानांतर आप ऊपर रेखाएं खींचते जाओ और नीचे रेखाएं खींच दो। इन खींची हुई रेखाओं को बोलेंगे देशांतर। क्या बोलेंगे? देशांतर। तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। इसलिए जो बीच में जो रेखा खींची है इसको भी देशांतर रेखा कह सकते हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं इसको। विषुवत वर्त अन्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वर्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी 90 नीचे 90 ऊपर, ये 180 क्या हो गए? 180 अक्षांश या समानांतर रेखाएं हो गई, जिसे क्या कहेंगे? ठीक है। विषुवत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वर्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4, अतः इसका माप 360 डिग्री है। ये जो सारी रेखाएं कहलाएगी ये अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश ध्रुव दर्शाता 90, यानी अक्षांश रेखाओं की अगर आपको कोई संख्याएं पूछे तो सारी कितनी होगी? 180 और 0 डिग्री को जोड़ेंगे तो 181। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखाएं होगी वो क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण की तरफ जो अक्षांश रेखाएं होगी क्या होगी? दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री जो रेखा है आपकी, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है जिसको मध्य में कहते हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। क्या कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। जो दाएं से बाएं की ओर जाएगी, ध्यान रखना, दाएं से बाएं की ओर जो रेखा जाएगी, और एक रेखा ऐसी भी होगी जो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। जो आपका इस चित्र के अंदर जो जिस प्रकार ग्लोब में आप चारों ओर रेखाएं खींचोगे उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। कौन सी? अक्षांश रेखाएं। और अब मान लो जैसे ये उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर से विषुवत रेखा की ओर तो ऐसे नीचे खड़ी लाइन लंबवत रेखाएं जो खींचोगे वो कहलाएगी देशांतर रेखाएं। तो याद रखना, अक्षांश रेखाएं हैं अपने ग्लोब के चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर, या अपने कहते हैं समांतर रेखाएं। विषुवत रेखा जो जुड़ी उसके समांतर रेखाएं जो खींची जाएगी वो कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। 2 प्रकार की होती है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इनका जो काम है वो क्या है? दूरी के मापने का लगभग इसके अंदर अपने प्रयोग इसका करते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण की जो सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वर्त के 20 अंश उत्तर में है, बेलो होरिजेंटे विषुवत वर्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए इसे कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हर विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये जो चित्र है ना, देखो ये ग्लोब का चित्र आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो आप इस जैसे ये ग्लोब पड़ा है, इस ग्लोब में ये देखो विषुवत वर्त लिखा जो 0 डिग्री है, ये बिल्कुल ग्लोब के मध्य में खींचते हैं। इस ग्लोब को ये 2 भागों में बांट दिया, ऊपर का ग्लोब और नीचे ग्लोब। ऊपर का जो ग्लोब है उत्तरी अक्षांश में उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा सारा, जो नीचे है वो हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र।
तो उत्तर में जो भी रेखाएं आप खींचोगे, जैसे उष्ण कटिबंध लिखा उसके ऊपर कर्क रेखा है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये सारी हो जाएगी उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में यानी जैसे विषुवत के मकर रेखा है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ये सारी रेखाएं कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी अक्षांश। अब इनकी संख्या पूछ रहे तो कितनी है? 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है, तो 180, या कभी कभी इसको 0 को भी मान लेते हैं तो 181। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई कर्क रेखा पे शहर स्थित है, कर्क रेखा उत्तर की तरफ उसमें शहर स्थित है, तो वो कहलाएगा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री पर। और कोई मकर नीचे की जो विषुवत रेखा के जो नीचे का भाग है वहाँ रेखाओं पे कोई शहर स्थित है तो उसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो ये दिशाएं उसके आगे लगेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं? विषुवत वर्त 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण विषुवत वर्त के 66 डिग्री उत्तर में तथा ध्रुव विषुवत रेखा की 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। यानी ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो 1 से लेके 90 तक जो ऊपर रेखाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं ये है, और 1 से लेकर 90 तक नीचे जो रेखाएं हैं उसमें वो दक्षिण जो लगी हुई है वो सारी रेखाएं, इस बात का आप ध्यान रखना। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं को खींचा गया है। स्थिति को, समय को और स्थान का सही अंदाजा लगाने के, सही पता लगाने के लिए, दूरी का ज्ञात करने के लिए इनकी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। सीधी सतह पर टॉर्च को प्रकाश तेज कम क्षेत्र में फैलता है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अब है पृथ्वी के ताप का कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये अपने उत्तरी सारे अक्षांश हो चुके हैं। अब कल अपने पढ़ेंगे देशांतर। नेक्स्ट पीरियड में जो वीडियो में आप देखोगे कि देशांतर क्या है, देशांतर के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे इस अक्षांशों के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे, दोबारा इस वीडियो को सुनोगे। अक्षांश कितने होते हैं? 90, 90, 180 और 0 डिग्री को माना जाए तो 181। अक्षांश तक आपको पूरा ये जो टॉपिक है अपना यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद।